Welcome to the Mad Educators Free Classes. Hi students, hope you and your family members are safe. जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो आज हम लेके आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 16, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ natural resources. So we will see the coal and petroleum as these are our very valuable natural resources. सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं. वट एवर द सब्सटेंसेज विच आर प्रेजेंट अराउंड अस, हमारे आसपास जो प्रेजेंट है, वेदर द फॉरेस्ट, सॉइल, क्ले, वट एवर, एयर, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज. ये हमें नेचुरली मिले, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कंपोनेंट्स हो सकते हैं एटमॉस्फेयर के, देन हाइड्रोस्फेयर के, और इट मे बी ऑफ एनी लिथोस्फेयर. Now there are two different types of natural resources. We can broadly classify them in two categories. One is inexhaustible and another one is exhaustible. अब वो नेचुरल रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टिबल कहलाते हैं जो कि कभी खत्म नहीं हो सकते. लाइक फॉर एग्जांपल सनलाइट आप अज्यूम कर सकते हैं कि जब तक सन है तब तक सनलाइट होगी ही. That is why it is a inexhaustible natural resource. Air, sand, clay, these are all considered as inexhaustible. खत्म नहीं हो सकते हैं, but we can deteriorate its quality. है ना, हम दिन ब दिन जो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है इसके कारण इनकी क्वालिटी जरूर डिग्रेड हो सकती है. Then another category of natural resources, exhaustible natural resources. ये वो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि नियर फ्यूचर में डेंजर है कि ये खत्म हो जाएंगे. ओके, दीज आर एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्ट हो जाएंगे आफ्टर फ्यू ईयर्स. ओके, और सम मोर ईयर्स. बट लाइक फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे हम वाटर कंजर्वेशन की मुहिम चलाती है गवर्नमेंट. इसी तरीके से हम लोग कहते हैं कि सेव ट्रीज, फॉरेस्ट जो है दिन ब दिन डिप्लीशन होता जा रहा है, इनका चले जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ता चला जा रहा है. तो हम लोग जो बात करते हैं कि इन्हें हमें प्रिजर्व करके रखना है, दीज आर और एग्जॉस्टेबल. one or the another day they will get disappeared from the earth. So these are exhaustible natural resources. Coal and petroleum भी इसी तरीके के natural resources में आता है. अब हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्यों जरूरी है. क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. वी हैव टू यूज कोल एंड पेट्रोलियम. अगर हम सोचें कि हम कोल, पेट्रोलियम या एनी अदर प्रोडक्ट का, हम ट्रीज का बिल्कुल यूज बंद कर दें कि ये खत्म हो रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल ना. तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत जरूरी है. मैनेजमेंट से यहाँ हमारा मतलब है, तात्पर्य है कि हमें चीज को यूटिलाइज करना है, उस रिसोर्स को यूज करना है विदाउट हार्मिंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ द अर्थ. वी शुड यूज ट्रीज, we should cut down trees for our purposes, but we should plant more trees than we cut down. हमें एफॉरेस्टेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए, जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में जान चुके होंगे. अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करें इन टर्म्स ऑफ कोल एंड रिसोर्सेज, तो हमें किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी नेचुरल रिसोर्स को इस तरीके से वाइजली यूज करना है कि हम अर्थ में वेस्टेज को कम कर सकें और जो भी उसका बेस्ट इफेक्टिव वे है उस तरीके से हम उस नेचुरल रिसोर्स को यूज कर सकें, सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो सी दैट दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन द अर्थ. ना, ऐसा ना हो कि कुछ टाइम बाद हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को कहें कि पेट्रोलियम मिलता था. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज कंडीशंस हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत वाइजली यूज करना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब आज का एक एस्टिमेशन है कि जिस स्पीड से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, ह्यूमन रेस का के नंबर बढ़ रहा है, उसी तरीके से हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम को भी अंधाधुंध तरीके से यूज करते चले जा रहे हैं. और अगर इसी तरीके से अनवाइजली हम ह्यूमन रेस इसे यूज करता रहा तो जो पेट्रोलियम का रिजर्व है वो नियर अबाउट 40 ईयर्स में टोटली फिनिश हो जाएगा. इसी तरीके से ये भी एस्टिमेशन है कि जो कोल के रिजर्व्स हैं वो अबाउट नेक्स्ट 200 ईयर्स के बाद खत्म हो जाएंगे. तब हमारे पास अपनी फ्यूचर जनरेशन को देने के लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगी.
कब? जब हम इनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि ये नियर फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे? ये रिन्यू नहीं हो सकते हैं क्या? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि ये रिन्यू होते हैं, बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। इतना लंबा टाइम लगता है इन्हें रिप्लेनिश करने में। ओके, इट इज नॉट अ प्रोसेस विच इज कैरीड आउट बाय एनी ह्यूमन, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ओके, अभी हम देखेंगे कि कोल एंड पेट्रोलियम का प्रोडक्शन इन द अर्थ कैसे होता है। एज यू नो, दे आर ऑयल वेल्स होते हैं जिनसे हम पेट्रोलियम डिग करके लाते हैं। देयर आर माइंस विच आर डिगिंग द कोल, इजंट इट? इनके कंबशन के कारण हम अपने एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट कर रहे हैं। हमारा जो नेचुरल बैलेंस है, कंपोजिशन है एयर की, वी आर ऑल्सो डिस्टर्बिंग इट। ओके, देयर इज अ डेफिनेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड देन ऑक्सीजन इन द atmosphere, but due to the burning of the coal and petroleum substances, we are increasing the content of carbon, sulfur and nitrogen in the atmosphere, and this is very alarming condition. We are actually disturbing the whole balance of our earth. अब हम बात करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम की। कोल एक हम जैसा कि हम जानते हैं कि माइन से डिग करके लाया जाता है। कोल को जब माइन से डिग करके लाया जाता है तो ये कोल आता कहाँ से, कैसे बनता है? इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। और जो एंशिएंट अर्थ थी तब ह्यूमन लाइफ का इतना इंटरप्शन नहीं था, है ना, पॉपुलेशन उतनी थी नहीं। दैट इज व्हाई लार्ज रिजर्व्स ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। ओके, दैट इज वी आर डिगिंग इट वेरी फास्ट रेट, जिसे आज हम बिल्कुल स्पीड के साथ उसका दोहन कर रहे हैं, हम कह सकते हैं। अब अगर हम फॉर्मेशन ऑफ कोल की बात करें तो ये कोल बना कैसे? जब हम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की बात करते हैं तो अर्थ वाज कवर्ड विद अ वेरी डेंस फॉरेस्ट। देयर वर वेरी स्पेशल क्रिएचर्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बहुत बड़े बड़े ट्रीज थे, देन shrubs and different variety of ferns, there were herbs, different plants were there. ओके, एक नेचुरल इकोसिस्टम था। अब वहीं पे डिफरेंट लाइफ साइकिल्स चलती रहती थी, प्लांट्स ग्रो होते थे, सीड्स फॉल करते थे, पॉलिनेशन होता था थ्रू डिफरेंट क्रिएचर्स, और इस तरीके से न्यू प्लांट्स भी ग्रो होते रहते थे। सो एक कंटिन्यूस वहाँ पे इकोसिस्टम बना हुआ था। जो ओल्ड प्लांट्स थे वो वहीं डाई हो जाते एंड डिकेइंग प्रोसेस चालू रहती। अब इस प्रोसेस के कारण हुआ क्या, जो अर्थ का बेड था एक पूरी लेयर ऑफ डेड प्लांट से एक्यूमुलेट होता चला जाता था। ओके, धीरे धीरे इनका डिग्रेडेशन होता जाता था, नेचुरल बाय द नेचुरल प्रोसेस। एज वी नो, द नेचुरल डिकम्पोजर्स आर प्रेजेंट इन आवर सॉइल, इजंट इट? तो एक थिक लेयर ऑफ डेड डिकम्पोज्ड मैटर की, ऑर्गेनिक मैटर की अर्थ के नीचे बनती जाती थी, और जिसके कारण जो कार्बन कंटेंट है वो अर्थ में बना रहता था। ओके, सो इंक्रीजिंग द कार्बन कंटेंट इन द अर्थ। अब इसके रिजल्ट के रूप में जैसे जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ऑल द क्लाइमेट कंडीशंस चेंज होती थी, तो विद द वेरिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हाट हैपेंस, मेनी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन इनसाइड द अर्थ। इन फिजिकल और डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के रिजल्ट के रूप में हुआ क्या, ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर था ये स्लोली डिकम्पोज्ड होके कोल का रूप ले लेता था। Okay, so that is why we can discover large quantity of coal inside the mines. ठीक है, तो अब ये हमारे पास मिलियंस ऑफ ईयर्स के कारण आया है, इतने लंबे टाइम के बाद आया है, थ्रू गोइंग थ्रू वेरियस डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो इतनी मेहनत के बाद जब कोई चीज मिलती है तो हमें उसे सहेज के रखना चाहिए, उसकी वैल्यू को समझना चाहिए। दैट इज कोल। कोल हमें जो मिलता है उसको 3 कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज लिग्नाइट, बिट्यूमिनस एंड एंथ्रासाइट। अब ये जो हम 3 क्लासेस में इसे क्लासिफाई कर रहे हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब किसी भी सब्सटेंस का परसेंटेज अप डाउन करके ये 3 टाइप के हमें कोल मिलते हैं। ओके, ना
कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द पेट्रोलियम. पेट्रोलियम हम जानते हैं, आजकल हम डेली पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बारे में चर्चा करते हैं. देन वी आर रीडिंग द हेडलाइंस इन द न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ चैनल्स, इजंट इट. पेट्रोल, बिना पेट्रोल के तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, इजंट इट. डीजल से चलने वाली गाड़ियां हम देखते हैं रोड पे. पेट्रोलियम हमारी एक डेली लाइफ का हिस्सा हो गया है ना. Diesel, kerosene, then all LPG, CNG, whatever these are all. अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स. वी हैड स्टडीड अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, यू नो ना. हाइड्रोजन और कार्बन का प्रेजेंस जिसमें हो, ऑल दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स. देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मेनली हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होते हैं और इनमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है. ओके. पेट्रोलियम के बनने की प्रोसेस भी काफी हद तक कोल से ही मिलती जुलती है. इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके. सो दिस प्रोसेस टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानते हैं. पेट्रोल, डीजल, ऑल दीज आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. अब अगर हम इसके कलर की बात करें तो इट इज मेनली ब्राउनिश और ब्लैक इन कलर, बट इसकी कंपोजिशन रेड से पेल येलो तक वेरी कर सकती है. इवन इट कैन बी फाउंड इन द कलरलेस फॉर्म. ओके. जो हम जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, जो ऑयल वेल से निकाला जाता है, जो रॉ प्रोडक्ट हम निकालते हैं ऑयल वेल से, तेल के कुओं से, दैट इज कॉल्ड एज द क्रूड ऑयल. एंड क्रूड ऑयल इज इसको हम डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू लाइक द डिस्टिलेशन, देन देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग, जिसके बाद हमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे कंपोनेंट्स मिलते हैं. अब अगर हम विस्कोसिटी की बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तो इट इज नियरली सॉलिड टार लाइक टू लो विस्कोसिटी लाइक वाटर. वाटर की तरह पतला भी हो सकता है और सॉलिड टार की तरह थिक भी हो सकता है. रिफाइनिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू डिफरेंट स्टेप्स इसमें होती हैं, जिसके बाद हमें पेट्रोल और डीजल जो आज हम प्योर फॉर्म में यूज करते हैं, दोज आर ऑब्टेन्ड. अब अगर हम पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स की बात करें तो वी आर यूजिंग डेली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. इवन द जब हम प्रोसेसेस करते हैं इन प्रोडक्ट्स को पाने के लिए, लाइक फॉर ऑब्टेनिंग यू कैन से पेट्रोल. अगर हमें पेट्रोल मिलना है, देयर आर डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शंस. इन केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट के रूप में डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स भी काफी यूजफुल होते हैं. Like, for example, in fertilizer, perfume, then flooring, insecticide, then soaps, then vitamins, petroleum jelly. These are all various substances which are obtained as the byproduct of petroleum. Okay? अब हम बाकी प्रोडक्ट्स जो देखते हैं पेट्रोलियम के, दोज आर गैसोलीन है, देन पैराफिन वैक्स है, देन हेवी फ्यूल ऑयल है. दीज आर ऑल सब्सटेंसेस विच आर obtained from the crude oil. Okay. अब अगर यूज की बात करें तो इसके लिए तो हमें कोई एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज तो हम चारों तरफ अपने देख सकते हैं, है ना. हमारी गाड़ियां, व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, ये इतना जो ट्रांसपोर्टेशन है, आज शिमला से मंगा के आप एप्पल खा सकते हो. देन यू कैन ऑल्सो वियर सिल्क साड़ी ऑफ द चेन्नई, isn't it? ये सब पॉसिबल किस तरीके से होता है? वाया द ट्रांसपोर्टेशन ओनली. और ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मीडियम हो, एयर हो, वाटर हो या लैंड हो, इट विल रिक्वायर द यूज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. देन डीजल ऑल्सो यूज होता है लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज में टरबाइन वगैरह को रन करने के लिए. देन ऑयल इज ऑल्सो यूज इन आवर होम. देन high-end machines, industry, hospitals, there are various sectors which are using the petroleum products. Then kerosene का यूज अब तो थोड़ा कम हो गया है, but it was mainly used in the old times in the home only, domestic purposes. Then plastic dye, paint, synthetic rubber, pesticide, perfume, these are also various examples of which are using the petroleum products. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जो कोल एंड पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो बहुत हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनका मैनेजमेंट करना, इनको कंजर्व करना हमारी ड्यूटी है, सो दैट वी कैन पास इट टू आवर फ्यूचर जनरेशंस. तो ये
जब इतनी करोड़ों साल के बाद की जो प्रोसेसेस है अर्थ उसको बनाता है, देन अर्थ इज गिविंग अस दिस वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, सो वी शुड कीप द वैल्यू ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि डैम्स का मैन्युफैक्चर किस पर्पस से होता है और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर आप किसी टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं। देन बाय, थैंक यू।